नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 76th डे है और आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के कुछ मूल ढांचा है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसी के बारे में। और इसका इमरजेंस कैसे हुआ, कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट के कौन से अमेंडमेंट है, वो सारी चीजें करेंगे। और फिर इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में क्या सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने डाला है बाय द टाइम, वो भी देखेंगे और एंड में एमसीक्यूज करके इसको कंप्लीट कर देंगे। इमरजेंस की बात हो बेसिक स्ट्रक्चर का, सुप्रीम कोर्ट के पास एक सवाल आता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। इससे पहले वाला टॉपिक हमने देखा था अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट में प्रोविजन हमने देखा था आर्टिकल 368 को बहुत अच्छे से, पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास सवाल आता है जैसे ही संविधान लागू होता है उसके बाद ही, कुछ साल बाद, मतलब एक साल बाद ही, प्रिसाइजली बात करें 26 जनवरी को 1950 में हमारा संविधान जो है लागू होता है। तो 1951 में ये सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या आर्टिकल 368 की मदद से फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन में अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं। जो केस था उसका नाम था शंकरी प्रसाद केस 1951, और शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट को जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, उसी को चेक करना था। और इसमें क्या चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद केस में? राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि अभी फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। अभी हम 1951 में हैं, जब राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट है, आर्टिकल 19 और 31 में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट इस शंकरी प्रसाद केस में राइट टू प्रॉपर्टी को जब चैलेंज किया गया था, ये कहती है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 368 also includes the power to amend फंडामेंटल राइट्स। ये ध्यान रखिएगा। शंकरी प्रसाद केस 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था 1951 का ही, राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो पावर है पार्लियामेंट का अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो कवर्स या ऑल्सो इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन में भी चेंजेस किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कब? 1951 में, शंकरी प्रसाद केस, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जिक्र किया गया था आर्टिकल 13 का भी। आर्टिकल 13 हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स में, उसमें ये लिखा हुआ है लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मतलब फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन का कोई भी लॉ जो है उसको क्षति पहुंचा रहा है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट शंकरी प्रसाद केस में ये कहती है कि वर्ड लॉ जो है अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसका पार्ट नहीं माना गया, 13 के अंतर्गत नहीं माना गया शंकरी प्रसाद केस में 1951 में। इस वजह से इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट जो है कैन अब्राइज और टेक अवे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को, पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको ले सकती है, उसको छीन सकती है, एंड दैट विल नॉट बी वायर्ड अंडर आर्टिकल 13। यानी कि आर्टिकल 13 के स्कोप से बाहर रखा गया क्या? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या है? अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये है 1951 में। सब कुछ सही चल रहा है। फिर आता है ईयर 1967। इससे पहले 1964 में, 1964 में 17th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1964 में। इस 17th अमेंडमेंट एक्ट में जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट जो था हमारा, क्या था? फर्स्ट अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, ये मैंने आपको बता रखा है 9th शेड्यूल। अब इसमें क्या होता था कि कोई भी ऐसा कानून स्टेट बनाए, सेंटर बनाए, अगर 9th शेड्यूल के अंदर डाल देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब उसको रिव्यू नहीं करेगी, देखेगी नहीं। तो वैसे ही क्या किया गया था 17th अमेंडमेंट एक्ट में, कुछ एक्ट्स थे जो स्टेट के, वो डाल दिया गया 9th शेड्यूल में 1964 में। अब गोलकनाथ केस जो आता है ये संबंधित है पंजाब से, स्टेट के कुछ कानून जो है, और यहां भी केस क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी वाला ही है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस में अपना जजमेंट जो है कंप्लीट रूप से चेंज कर देती है, और 11 जजेस की बेंच बैठी थी गोलकनाथ केस में, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहती है फंडामेंटल राइट्स आर गिवन ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन इन एंड हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्राइज और टेक अवे एनी ऑफ दिस राइट्स। ट्रांसडेंटल का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो है आपके लिमिट से बाहर का है और उसको आप छेड़छाड़ ना करो तो ही अच्छा है,
और इम्यूटेबल का मतलब होता है कुछ चीजें जो है अनचेंजेबल है, यानी कि कुछ चीजें जो है कांस्टेंट है। जैसे सूर्य का ईस्ट से राइज होना, ये क्या है, अनचेंजेबल है। वैसे ही कुछ ऐसा जजमेंट दिया था इन्होंने गोलकनाथ केस में, यानी कि अपने जो जजमेंट दिया था शंकरी प्रसाद केस 1951 में, उससे बिल्कुल अपोजिट आप जजमेंट दे रहे हो। वहां पे हमने कहा था कि पार्लियामेंट कैन एब्राइज और टेक अवे एनी ऑफ फंडामेंटल राइट, बट यहां पे आपने एक वर्ड डाल दिया कैन की जगह कैन नॉट। अर्थात जो हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आर्टिकल 13 में, वो आर्टिकल 368 को बाहर रखेगा, मतलब वो उसके बाहर है। और ये यहां पे कहते हैं गोलकनाथ केस में, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ए लॉ, यानी कि आर्टिकल 368 जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, 13 के अंतर्गत आएगा। यानी कि आर्टिकल 368 का यूज करके अगर पार्लियामेंट कल को फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करती है तो उसको खारिज कर देगी सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखिएगा। शंकरी प्रसाद केस में आर्टिकल 13 को जो है वो छोटा समझा गया 368 से, बट गोलकनाथ केस में आर्टिकल 368 को छोटा कर दिया गया 13 के सामने। तो ये 1967 में हुआ। इसके बाद पार्लियामेंट एक्शन में आएगी। पार्लियामेंट क्या करती है कि पार्लियामेंट जो है एक संशोधन लेकर आती है 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 1971 में, और इन्होंने किसमें, आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट कर दिया और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट कर दिया। दोनों की लड़ाई इसी में थी, 13 और 368 में। और ये कहती है कि इट डिक्लेयर दैट, यानी कि 24वां संशोधन जो है 1971 का 24th अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है, इट डिक्लेयर द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्राइज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। सच एन एक्ट विल नॉट बी अ लॉ अंडर मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। मतलब बेसिकली ये शंकरी प्रसाद केस वाले जो जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट था इसमें, शंकरी प्रसाद केस 1951 में, उसी को पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर कर एक संशोधन कर कर जो है संविधान में मेंशन कर देती है। 1951 में क्या था, 368 जो है वो बड़ा था 13 से। गोलकनाथ केस में 13 को बड़ा कर दिया गया 368 के सामने। फिर 24वां संशोधन में वापस 368 को बड़ा कर दिया जाता है 13 के सामने। यहां पर 24वें संशोधन के तहत ये बोला गया कि आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 13 का यूज करके उसको खारिज नहीं करेगी। ये 1971 में। अब जाहिर सी बात है, अब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई जजमेंट देगा। तब सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आता है जिसको हम कहते हैं केबीसी केस, यानी कि केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। केशवानंद भारती जो थे वो केरल के मठ के पुजारी थे, और यहां भी राइट टू प्रॉपर्टी का ही केस है। तो इन केशवानंद भारती केस जो है यहां पे 13 जजेस की बेंच बैठी थी, और 7-6 की मेजोरिटी से 7 लोग जो थे उन्होंने एक नया जजमेंट दिया, 6 लोग जो है उस जजमेंट के खिलाफ थे। यानी कि कह सकते हैं कि 7 लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रहे थे और 6 लोग जो है इंदिरा गांधी की सरकार को पावर दे रहे थे। समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो इन केशवानंद भारती केस 1973 में प्रिसाइजली 24 अप्रैल को इसका जजमेंट आया था, 24 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट जो है गोलकनाथ के जजमेंट को ओवर रूल करती है। इनफैक्ट ये वैलिडिटी अब held the validity of 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, यानी कि इन्होंने बोला कि ठीक है, आपने जो 24वां संशोधन करके आर्टिकल 368 को बड़ा कर दिया, 13 से बाहर कर दिया, ठीक है, हम मानते हैं। इट स्टेटेड दैट द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एब्राइज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करे या उसको छीन ले, उनके पास पावर है। लेकिन इन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक वे में एक नया जजमेंट जो है वो देते हैं। एट द सेम टाइम इट लेड डाउन अ न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहीं पे जन्म होता है 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के कुछ मूल ढांचा है। ये कहते हैं, इट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका यह मतलब हुआ कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन में आप संशोधन करो, बट पार्लियामेंट एट द सेम टाइम कैन नॉट अब्राइज और टेक अवे एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि किसका पार्ट होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कुछ समझ नहीं आया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। इन्होंने बोला कि ये हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जजमेंट दर जजमेंट ये बताएंगे कि कौन सा जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कौन सा नहीं है। यानी कि यहाँ पे एक बैलेंसिंग जो है जजमेंट दिया गया था। बाद में फिर से एक केस आता है इंदिरा गांधी केस, और यहां पर भी
जो डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको रीअफॉर्म किया गया, अप्लाई किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी केस में 1975 में। और इन्होंने जो 39th अमेंडमेंट किया था इंदिरा गांधी ने 1975 में, उसको खारिज कर देते हैं ये लोग। और 39th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1975 का क्या था, यहां पे इलेक्शन डिस्प्यूट था। जो इलेक्शन डिस्प्यूट है, 39th अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 का आया था, इसमें यह बोला गया कि इट केप्ट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स। क्योंकि इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज किया गया था, तो इन्होंने क्या किया, संशोधन करके बोला कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो है इलेक्शन डिस्प्यूट को आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। कोर्ट ये कहती है इंदिरा गांधी केस में 1975 में ही कि दिस प्रोविजन वाज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था और आप घुसकर जो है उसको अमेंड कर दिए, इस वजह से उसको खारिज कर दिया गया। यानी कि 39th अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट जो है इनवैलिड बता दिया। देख सकते हो 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इट केप्ट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी, एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स। लेकिन कोर्ट क्या कहती है, तो कोर्ट सेड दैट दिस प्रोविजन was beyond the amending power of parliament as it affected the basic structure of constitution। इस वजह से इन्होंने इसको इनवैलिड माना। तो यहां पे पहला यूज इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 2 साल बाद ही कर लिया। इंदिरा गांधी शांत तो बैठने वाली थी नहीं, इन्होंने क्या किया, अब फिर से ही इन्होंने संविधान में ही संशोधन कर दिया। अगेन द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू दिस जुडिशियली इनोवेटेड डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बाय इनेक्टिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस अमेंडमेंट को सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन जो है इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे चेंज कर दिया था। और इस एक्ट के तहत, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया 368 में, एंड डिक्लेयर दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब फिर से वही इंस्टांस शंकरी प्रसाद वाला केस 1951 वाला आ गया 1976 में, कि आर्टिकल 368 जो है सबसे सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है। और इन्होंने बोला कि कोई लिमिटेशन नहीं है, पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन में, संविधान के किसी भी प्रोविजन में इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज करना चाहेगी तो कर सकती है, उसको किसी भी कोर्ट में, नीदर हाई कोर्ट नॉर दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट तो शांत बैठेगी नहीं। 1976 तक ठीक है, सारी चीज ये चला। फिर आता है मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस में 1980 में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को जो है इनवैलिड मानता है, यानी कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें यह बोला गया कि 368 जो है सर्वोच्च है, इसको इनवैलिड करार देती है सुप्रीम कोर्ट, एज इट एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू विच इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है कि कौन से पार्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आपने उसी को खत्म कर दिया, इस वजह से हम इसको इनवैलिड मानते हैं। और इस डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कुछ बातें इसमें रखती है, कुछ बातें कहती है, और कहती है आर्टिकल 368 द कोर्ट हेल्ड दैट सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को एक लिमिटेड पावर दिया गया है, तो पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर द एक्सरसाइज ऑफ दैट लिमिटेड पावर इनलार्ज दैट वेरी पावर इनटू एब्सोल्यूट पावर। मतलब जो भी पावर दिया गया उसको एब्सोल्यूट पावर में ना बदल ले, थोड़े बहुत आपको पावर दिए गए हैं और उसको एब्सोल्यूट पावर मत बदल दो। इंडीड ये जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट का, वो भी क्या है, एक बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। और इस लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। कौन? पार्लियामेंट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो मिनर्वा मिल केस में जो 76 में आया कि आर्टिकल 368 बड़ा है, उसको खारिज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इन अदर वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर आर्टिकल 368 एक्सपेंड इट्स अमेंडिंग पावर, जो उसको लिमिटेड अमेंडिंग पावर मिला हुआ है वही रहेगा, उसको आप एक्सपेंड मत करो, बढ़ाओ मत। सो एज टू एक्वायर फॉर इटसेल्फ द राइट टू रिपील और एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन और टू डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक फीचर, यानी कि बेसिक फीचर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसको बड़ा माना गया 1980 में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहती है जो 1973 में इन्होंने जजमेंट दिया था, ठीक है पार्लियामेंट जो है उसके पास अमेंडिंग पावर है
और पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन में चेंजेस कर सकती है, लेकिन कुछ मूल ढांचे हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें ना करे। और वो चेक कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी। फिर थोड़ा और क्लेरिफिकेशन देते हैं लोग, और 1981 में एक केस आता है जिसको कहते हैं वोमन राव केस। वोमन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है इट अडहेड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और एक फर्दर क्लैरिफिकेशन जारी करती है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविजन है उसको हम अप्लाई करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर अप्रैल 24, 1973, और अप्रैल 24, 1973 में केबीसी केस का जजमेंट आया था, केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था, तो उसके बाद अप्लाई करेंगे। 1973 से पहले आपने क्या किया, क्या नहीं किया, चलो ठीक है। यानी कि 1973 से पहले आपने जिस भी मैटर को 9th शेड्यूल में डाल दिया है उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, उसको माना जाएगा कि वो सही है। लेकिन 1973 के बाद अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बहरहाल पोजीशन क्या है? 2026 फरवरी प्रेजेंट पोजीशन जो है, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 360N कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी संविधान के किसी भी पार्ट में जो है संशोधन कर सकती है, दैट इज इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 1973 का जजमेंट जो है वो चल रहा है अभी तक। However, the Supreme Court is yet to define or clarify as what constitute the basic structure of constitution। कभी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो संविधान में डिफाइंड है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन कर रखा है, तो इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, डिफाइन नहीं है, क्लियर डेफिनेशन नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट कहती है जजमेंट दर जजमेंट जो है हम बताते रहेंगे कि कौन सा इसका पार्ट है कौन सा नहीं है। और आपके लिए जानना जरूरी है, फ्रॉम द वेरियस जजमेंट द फॉलोइंग हैव एमर्ज एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान जो है वो सर्वोच्च है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, सेकुलर, ये सब जो है कैरेक्टर आप प्रियम्बल में देखते हो। तो रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, डेमोक्रेटिक नेचर, सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी या फिर सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसको पार्लियामेंट जो है संशोधन नहीं कर सकती इन सब प्रोविजन में आर्टिकल 368 का यूज करके। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी, जो ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट रखा गया। फेडरल कैरेक्टर, यानी कि यूनियन लिस्ट को अपना पावर दिया गया है, स्टेट लिस्ट को अपना पावर दिया गया है स्टेट को, तो ये भी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वेलफेयर स्टेट, जिसको हम देखते हैं कहाँ पे? डीपीएसपी में। इनफैक्ट जुडिशियल रिव्यू जो मतलब कि जुडिशरी जो है रिव्यू करेगी कौन सा पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, कौन सा नहीं है, ये भी एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। किसी भी इंडिविजुअल, एबीसी एज एन इंडिविजुअल, आपकी फ्रीडम, आपकी डिग्निटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम वो गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ कि लॉ जो है उसके तहत रहकर काम करना, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इन दोनों को बनाए रखना, डीपीएसपी और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, ये सारी चीजें ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि इंदिरा गांधी केस आया था 1975 में, इसमें यह कहा गया था 39th अमेंडमेंट एक्ट कि पीएम का जो है इलेक्शन उसको इससे बाहर रखा गया, तो नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना यह भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 368 में आपको लिमिटेड पावर दिया जा रहा है, और ये भी किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, भाई किसी को भी न्याय मिलनी चाहिए जरिस से बात। इसके अलावा सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल और एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल हैं, ये सारी चीजें उसको भी बरकरार रखना। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सेकुलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, आर्टिकल जो 25 में मेंशन है आपका। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दिया गया 32 में रीट्स जारी करने का, और स्पेशल लीव 136 में, 141 में जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं वो बाइंडिंग होते, किसी को न्याय देने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट 142 का यूज करके जो है कुछ एग्जीक्यूटिव के पावर लेकर उनको जजमेंट देती है। हाई कोर्ट के पावर, जो रिट्स के पावर है और इनका जुरिस्डिक्शन वगैरह सारी चीज, ये सब भी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। तो ये सब कुछ था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल है, द शंकरी प्रसाद केस 1951 रूल्ड दैट द पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। क्या ऐसा कहा था? शंकरी प्रसाद में ये कहा था कि कैन अमेंड, इट कैन अमेंड, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। द गोलकनाथ केस 1967 डिक्लेयर्ड दैट फंडामेंटल राइट्स वर ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल, और ये कहा था इन्होंने, और इन्होंने ये भी कहा था गोलकनाथ केस में कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं करेगी। तो बी स्टेटमेंट होंगे।
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गोलकनाथ केस 1967, शंकरी प्रसाद केस 1951, केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल केस 1980। और आप सीक्वेंस में अब सजा लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 24th अमेंडमेंट एक्ट एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड पार्लियामेंट द पावर टू एब्राइज और रिवोक फंडामेंटल राइट्स। ये देखा था हमने 1971 में इन्होंने ऐसा किया था 24वें संशोधन के तहत। द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंदा भारती केस हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर टू अमेंड। क्या अनलिमिटेड पावर? लिमिटेड पावर। और यहीं पे जन्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ओनली। Consider the following statement. The basic structure doctrine applies only to amendments made before April 24, 1973. Made before, ये आफ्टर हुआ था, आफ्टर 19। और ये किस में कहा गया था? वमन राव केस, केस ऑफ 1981। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखा हमने है। और जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस में कहा गया था? मिनर्वा मिल केस 1980 में, तो यानी कि बी ओनली। The Supreme Court in the following case validated the 24th Amendment Act and introduced the basic structure doctrine। तो ये किस में किया था? केशवानंद भारती केस 1973 में। और केशवानंद भारती केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी और 7-6 का जजमेंट आया था। Which of the following statement about the basic structure of Indian Constitution are correct? It includes the principle of equality, हाँ है principle of equality. It guarantees the supremacy of constitution, ये भी देखा हमने. It restricts the power of parliament to amend the constitution, जी हाँ, इस पे restriction provide कराया गया था और बोला गया था कि ठीक है आप संशोधन कीजिए बट कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होंगे। तो तीनों के तीनों जो है सही है यहाँ पे। Which of the following is or are true about the basic structure? It was established in the गोलकनाथ केस, गोलकनाथ में आया था? नहीं, केशवानंद भारती केस 1973। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, आंसर आ गया है आपका। बट फिर भी आप पढ़ो, एग्जाम में जो है पहले से अगर आंसर निकल जा रहा है तो आप आगे बढ़ जाना। इट लिमिट्स द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जी हाँ लिमिटेशन है। इट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दोनों सही है, 2 and 3। द सुप्रीम कोर्ट इन द फॉलोइंग केस स्ट्रक डाउन अ प्रोविजन इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट अंडरस्कोरिंग द लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। ये देखा था हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो अगर ईयर पता है, गोलकनाथ केस 1967 में आया, केशवानंद 1973 में आया, शंकरी प्रसाद 1951 में आया, मिनर्वा मिल केस जो है इस एक्ट के बाद आया था 1980 में और इसी में इसको खारिज किया गया था। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? क्या है? अ प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट सर्टेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड थ्रू अमेंडमेंट। देखते हैं आगे क्या है। अ डॉक्ट्राइन स्टेटिंग दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कंप्लीटली चेंज थ्रू अमेंडमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। A principle stating that Indian Constitution has certain features that can be altered only through a referendum, ऐसा कुछ देखा नहीं। A doctrine stating that the Parliament can rewrite the Constitution, नहीं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। Which case added judicial review and balance between fundamental rights and DPSP to the list of basic structure? और ये किस में हुआ था? मिनर्वा मिल केस में 1980। Which case held that the basic structure doctrine should not be applied retrospectively to reopen the validity of any amendment of the constitution that took place prior to the केशवानंद भारती जजमेंट। इसमें यह कहा जा रहा है कि 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी एक्ट्स थे उसको हम नहीं क्वेश्चन करेंगे बट इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे। और ये किसमें कहा गया था? वमन राव केस में 1981। Last question of the day. Which of the following is not a constituent of the basic structure of constitution as defined and narrated by the judiciary? Republican nature है, sovereignty है, rule of law है, presidential form of government नहीं, presidential form of government जो इसका पार्ट नहीं है। हाँ, parliamentary form of government होता तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता, बट हमारे देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं तो कैसे इसका पार्ट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एंड करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है बेसिक स्ट्रक्चर का, और ये थीम है हमारा शो का ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे। और अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियोस और ये सारे कंटेंट जो है पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक एंड कमेंट। अगर कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताओ। टाटा, सी यू।